गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स क्लास 11th एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आसान भाषा में बात की जाए तो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। अब एक डेफिनेशन पर अगर अपनी नज़र डालें तो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अब जो हमारे ह्यूमन की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं हर एक व्यक्ति की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति की भी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ रिसोर्सेज इस अर्थ पे नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं स्कार्स की। स्कार्स वर्ड क्या मीन करता है? ये करता है मीन लिमिटेड। अब यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट उठ के आता है प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि पीपल टेंड टू परसीव आइटम और अपॉर्चुनिटी मोर वैल्यूबल व्हेन दे आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। इसका अगर एक एग्जांपल माने कि आप किसी बीहड़ में फंस गए हैं। ठीक है, अब आपके पास एक बैग फुल ऑफ गोल्ड तो है, लेकिन खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो आपको खाना या पानी दे तो शायद आप अपना कुछ गोल्ड भी उसे दे दें, क्योंकि आपके लिए उस टाइम पे उस फूड और वाटर की वैल्यू जो है वो उस गोल्ड से ज़्यादा है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स पे नज़र डालते हैं। चॉइसेस। अब आप और हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ छोटी मोटी चॉइसेस मेक करते हैं। चॉइस आपका सिंपली मीन करता है कि सिलेक्टिंग वन ऑप्शन ओवर अदर व्हेन फेस्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़। ओके। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जाए तो ये पोटेंशियल बेनिफिट है जो एक इंडिविजुअल मिस आउट कर देता है जब वो चूज़ करता है दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप 1 घंटा काम करिए और आप 20 रुपये कमाइए, और आप वहीं पे 1 घंटा खेल लीजिए और आप 10 रुपये दे दीजिए वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 रुपये होगी अगर हम लोग 1 घंटा खेलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो जो 20 रुपये कमा सकते थे वो हमने नहीं कमाए, उल्टा हमने अपनी जेब से ही 10 रुपये और दे दिए। अब हम बात करते हैं ट्रेड ऑफ की। ठीक है, ये क्या है? ये सिंपली मीन करता है गेनिंग वन बेनिफिट रिक्वायर सेक्रीफाइसिंग अदर। मतलब वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो वो हम ट्रेड ऑफ की ही बात करते हैं। ठीक है। ये हैपन कब होता है? ये हैपन तब होता है जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका टाइम हो गया, मनी हो गया, एफर्ट हो गया, ये आपके लिमिटेड हैं। ठीक है। अब ये हमें जब एलोकेट करने हैं तो ये हमें स्मार्टली एलोकेट करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप क्वालिटी इंप्रूव करिए किसी चीज़ की, या आप क्वांटिटी इंप्रूव करिए। अब आपके पास जो अमाउंट है, कैपिटल है, वो लिमिटेड है कि मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है। अब आप जो स्मार्टली डिसीजन लेंगे कि यार मैं क्वालिटी पे लगाऊं कि क्वांटिटी पे लगाऊं ये पैसा, वो आप उसके लिए करेंगे ट्रेड ऑफ। क्वालिटी को ट्रेड ऑफ करेंगे या क्वांटिटी को ट्रेड ऑफ करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी बात करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स पढ़ने की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की। तो अगर सिंपली भाषा में बात करूँ तो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है कि ये हमें एक तो जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसे समझने में हमें थोड़ी सी हिंट्स देता है, हमें वो समझने में मदद करता है। अब कैसे समझने में मदद करता है वो हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। अब ये हमें एक और चीज़ में मदद करता है कि हम इनकम स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में वो भी जान सकते हैं जीडीपी वगैरह के थ्रू। साथ में ये हमें ट्रेड पैटर्न्स भी सजेस्ट करता है जो हम समझ सकते हैं इकोनॉमिक एज अ सब्जेक्ट की स्टडी से। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। हम बेसिकली तीन इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकॉनमी। अब जब हम कैपिटलिस्टिक इकॉनमी की बात करते हैं तो इसे हम फ्री मार्केट इकॉनमी भी कहते हैं। इसके फादर साहब माने जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या रहता है? इस सिस्टम में आपका जो मेजर ओनरशिप रहती है बिजनेसेस वगैरह की, वो रहती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ में। अब यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास आपकी ओनरशिप है तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका प्रॉफिट मेकिंग। तो इकोनॉमिक मोटिव हमारे यहाँ रहता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता है, हमारा गवर्नमेंट सिर्फ इंटरनली रेगुलेट करती है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमारी कुछ एक प्रॉब्लम भी होती है कैपिटलिस्टिक इकॉनमी की। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इनकम इनइक्वालिटी की। ठीक है, कि आपके कुछ लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और कुछ लोग होंगे जो शायद अपनी बेसिक नीड्स ही मीट कर पा रहे होंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सोशलिज्म की या सोशलिस्टिक इकॉनमी की,
तो सोशलिज्म में हमारे जो फादर ऑफ सोशलिज्म माने जाते हैं वो है कार्ल मार्क्स। इस टाइप की इकॉनमी आपको बेसिकली देखने को मिलेगी रशिया, क्यूबा, वियतनाम और चाइना में। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका जो मेजर कंट्रोल रहता है वो रहता है पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट के पास आपका मेजर कंट्रोल रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेजर कंट्रोल अपने पास क्यों रखती है? क्योंकि यहाँ पे इकॉनमी का मोटिव जो होता है वो रहता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, कि सोशल वेलफेयर है कि सब लोगों की ग्रोथ हो। ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का क्या स्टेटस रहता है? अब गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी कंप्लीटली इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो कैसे रहता है? यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रहती है आपकी इक्वल। ठीक है। लेकिन इसकी एक मेजर प्रॉब्लम इस सिस्टम की भी है। वो क्या है? इनएफिशिएंसी। ठीक है, कि यार काम ही नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकॉनमी की। अब जब हम मिक्स्ड इकॉनमी की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो मिक्स्ड इकॉनमी एक तरह से आपका बेस्ट पार्ट ऑफ आपका कम्युनल कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिज्म की सारी अच्छी क्वालिटीज़ उठा के एक मिक्स्ड इकॉनमी बनी है। यहाँ पे आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ साथ काम करते हैं। यहाँ पे सोशल वेलफेयर के साथ में प्रॉफिट मेकिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल रहता है वो थोड़ा सा लिमिटेड रोल रहता है। और यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल रहती है, बट थोड़ी कम अनइक्वल रहती है आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को एज एन इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करते हैं, जैसे आपका कंज्यूमर फर्म्स के लेवल पे। और मैक्रो में हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। ठीक है। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम डील किस चीज़ के साथ करते हैं? हम प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमीज़ के साथ डील करते हैं। अब ये बेसिकली प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसेस, वेलफेयर इकोनॉमीज़ क्या होती है, ये हम एक्चुअली में आगे पूरा डिटेल में करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं? हम इसमें बात करते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे जो इकॉनमी के हैं उसके तीन एजेंट्स रहते हैं बेसिकली, और उनके कुछ रोल्स रहते हैं। वो एजेंट्स क्या हैं जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था? कंज्यूमर, फर्म, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जो मेजर काम रहता है वो आपका रेगुलेट करता है, करने का रहता है कि वो रेगुलेट करती है मार्केट्स को, इनकम पे टैक्सेस लेगी, सब्सिडीज़ देगी। और जो फर्म्स हैं, फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स आपका प्रोड्यूस करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज को और कंज्यूमर तक पहुंचाएंगी मार्केट कंडीशन के हिसाब से। और कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर आपका डिसीजन मेक करेगा। ठीक है। वो अपनी परचेज डिसीजन लेगा अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिमांड के बारे में। अब डिमांड जो है वो आपकी डिज़ायर है कोई एक चीज़ पोजेस करने की, लेकिन साथ में आपके पास विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए पे नहीं कर सकता, मेरे बजट ही नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है। जब तक डिमांड आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो वांट है, जब तक वो पैसे के साथ बैक्ड नहीं है, वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं सप्लाई के बारे में। तो सप्लाई हमारा सिंपली मीन करता है कि जो आपका एक सेलर है वो एक गिवन प्राइस रेंज पे, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कितने गुड्स आपका मार्केट में उतारने के लिए तैयार है। ठीक है, वो है आपकी सप्लाई। ठीक है। अब अगर आप अपना लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड और ग्रीन लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब आपका इक्विलिब्रियम कब आता है? जब आपका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो मैच कर जाती है एक स्टेबल प्राइस रेंज में। ठीक है। अब वैसे हम आगे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम को भी एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे इन फ्यूचर वीडियो। ठीक है। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है। अगर सिंपली मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करूं तो आप इसको सिंपली इतना समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज होता है आपकी डिमांड के ऊपर किस टाइप का इम्पैक्ट रहता है? वो रहता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका सिंपली स्टेट करता है कि जैसे व्यक्ति की जो इनकम है वो बढ़ती या घटती है, उसके बेसिस पे डिमांड के साथ कैसा इम्पैक्ट रहता है। फिर उसके बाद होती है हमारी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ इंसेंटिव्स की। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए, इकॉनमी के जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल करने के लिए कई बारी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है आपकी इंडस्ट्रीज़ को। कि जैसे सोलर एनर्जी को अभी जो हमारा रिसेंटली जो टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे अपने घर की छत पे, तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट एक तरह से इंसेंटिव दे रही है ताकि लोग उस सेक्टर में काम करें। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट क्या है। तो मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो इंटरेस्टेड हैं नेगोशिएशन करने के लिए इन टर्म्स टू परचेज और सेल ऑफ अ गुड और सर्विस, ठीक है, वो है आपका मार्केट। अब हम बात करते हैं एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो वैसे तो मार्केट स्ट्रक्चर को हम बहुत सारे फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट हम मेजरली अभी हम सिर्फ चार की बात करेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या रहता है? परफेक्ट कंपटीशन आपकी एक आइडियलिस्टिक स्टेट रहती है। इसमें क्या रहता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे और 100% कंपटीशन होगा आपका मार्केट में। इसमें हमारी गवर्नमेंट की भी कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहती है और आपका मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट भी फ्री रहती है, जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस कंटिन्यू करना है आप कर सकते हैं, अगर आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या रहता है कि मैनी फर्म्स सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे जो आपका गुड तो बेचेंगे, लेकिन वो गुड्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका फर्म जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी भी रख सकती है। ये हुआ आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ओलिगोपोली की अगर हम बात करें तो इसमें ये है कि आपके इसमें ज़्यादा फर्म्स नहीं होंगी, मान लो 8-10 फर्म्स हैं, ठीक है। अब वो अंडर द टेबल बोलो या बैक कर्टन में अपनी पॉलिसीज़ बना के रखेंगी। जैसे आपका कार मार्केट हो गया, ठीक है। कार मार्केट इज़ एन ओलिगोपोली, कितनी फर्म्स हैं आप नाम ले सकते हो उनके, ठीक है। अब इसके बात करते हैं मोनोपोली की। अब मोनोपोली में सिंपली है एक लार्ज फर्म होगी, ठीक है, और उसके पास पूरे मार्केट का कंट्रोल होगा। वो अपनी मर्ज़ी से जो प्राइस है वो हायर रख सकता है, ठीक है, क्योंकि जो उसका प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बहुत ज़रूरी हैं। जो हमने पीछे बात की थी कि यार हम स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट इन सेंस कि हम उसे भी फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से हम डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि यार हमारी इकॉनमी चल कैसी रही है, ठीक है। जिसमें बेसिक है आपका जीडीपी। अब जीडीपी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जीडीपी सब कुछ, ठीक है। अभी के लिए हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फिर उसके बाद हो गया आपका इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। ये आप क्या रहते हैं, ये आपके मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहते हैं जो हमें हमारी इकॉनमी की हेल्थ कैसी है, ठीक है, कि हमारी इकॉनमी अच्छी चल रही है, बुरे समय में है, वो हमें जानने में मदद करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हो एक फिस्कल पॉलिसीज़ और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, वो आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी जो भी स्पेंडिंग है, ठीक है, और टैक्सेशन जो अब वो एम करती है इन्फ्लुएंस करने के लिए इकॉनमी को, ये उसके साथ हमारा डील करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपका सेंट्रल बैंक के साथ डील करता है कि जो हमारे देश में जो भी मनी सप्लाई है उसे जो रेगुलेट करने के लिए जो भी डिसीजंस लेंगे कि रेपो रेट बढ़ानी है कम करनी है, जो सब है वो सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। इसे वैसे हम डिटेल में जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो एक इकोनॉमिक मॉडल है जो रिफ्लेक्ट करता है कि जो मनी का इनफ्लो है या मनी की जो सर्कुलेशन है वो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किस तरह से होती है, वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है।
इसे भी एक्चुअली में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल फ्लो की बात करूं, तो सिंपल फ्लो रहेगा आपका जिसके अंदर सिर्फ दो लोग हैं, हाउस होल्ड है और एक आपका फर्म है। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक क्लोज्ड इकॉनमी वाला। इसी में हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंजेक्शन का और लीकेज का भी। ठीक है, सो अभी के लिए हम इसे यहीं पे छोड़ रहे हैं। आगे हम लोग इसे काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक करेंगे। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यार इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पोर्टेंस जानने के लिए आप एक टाइम याद करो, या आपने कभी कहानी सुनी होगी अपने मम्मी पापा से या ग्रैंड पेरेंट्स से कि हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत पड़ी थी। मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, पीवी नरसिम्हा राव जी उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे। क्यों लेके आए थे? क्योंकि हमारे देश का गोल्ड हमें बाहर गिरवी रखना पड़ गया था। ठीक है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स खाली हो चुके थे। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी इकॉनमी थी वो क्लोज्ड इकॉनमी थी। ना हम लोग ज़्यादा व्यापार कर रहे थे, और हम किस टाइप के गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे थे उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगाए रखी थी। ठीक है, लाइसेंस राज चलता था। तो अब उसके बाद जब वो हटा, जब हमारी लिबरलाइजेशन आया, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारे इंडिया ने ग्रोथ देखी। हमारे यहाँ पे कई आईटी कंपनीज खुली हैं उसके बाद ही, जो आज की डेट में अपना फॉरेन के कितना काम संभालती है। इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, आईटी कंपनीज में से एक है। ठीक है, सो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे जो दो मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस है जो हमें देखने ही पड़ते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट कोई नई खबर नहीं है। आप अगर आज भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ कितना अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है वो आपको पता लगेगा। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, साथ में कुछ इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस रहते हैं, जैसे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसे आगे अनएम्प्लॉयमेंट को आगे हम लोग एक बार डिटेल में भी करेंगे। इवन ये जो पीछे हमने जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं वो सब आगे जाके हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो अगर सिंपली इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये इंक्रीज इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी है। ठीक है, मतलब कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके जो मेजर इम्पैक्ट रहा है वो क्या रहा है कि लोगों की सैलरीज उस रेट से नहीं बढ़ती जिस रेट से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, आगे जाके इन्फ्लेशन को भी पूरा ढंग से करेंगे। अब हम बात करते हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स के बारे में। ये वैसे हमारा एक पूरा एक अलग सब्जेक्ट बनेगा, मतलब इसके ऊपर हमारा एक पूरा अलग और सीक्वेंस ऑफ वीडियोस आएंगी कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो ये सिंपली है, इसमें आप समझिए कि हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं जो हमारे कस्टमर या कंज्यूमर की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब जब हम फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इसमें कुछ इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे जो आज की डेट में हम नकार नहीं सकते। शायद आज से कुछ साल पहले कोई इनके बारे में नहीं सोचता था या बात नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में ये हमारे इनके बारे में जानना और पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे आपका डिजिटल करेंसीज हो गया, आपका एआई ड्रिवन ऑटोमेशंस हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आज के फ्यूचर का पार्ट है। हमें ये चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेगी। आगे हम लोग इसके बारे में वैसे डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर में। अब हम समरी एंड की टेक अवे की बात करते हैं। तो इन समरी अगर हम बात करें तो इकोनॉमी हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में रिसोर्सेज का एलोकेशन और डिसीजन मेकिंग। अब हमने इसमें स्कार्सिटी भी कवर कर लिया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रोल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज, उसके एजेंट्स, हम ये सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके उनका आंसर आप दे सकते हैं, देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू फॉर टाइम।